एयरपोर्ट के अंदर नेहा ऋषभ को ढूंढकर थक गई तो वहीं चेयर पर बैठकर रोने लगी थी। तभी उसके सामने ही कोई आकर खड़ा हो गया। नेहा उस आदमी को देखकर अपने आंसू साफ की और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, ऋषभ। उसकी बात सुनकर सामने खड़ा ऋषभ बोला, क्या हुआ मैडम जी, आप यहाँ? नेहा ऋषभ के मुंह से मैडम सुनकर उसका गला भर गया। वो वहीं ऋषभ के गले से लग गई और जोरों से रोने लग गई। इस वक्त ऋषभ का हाथ हवा में ही था। नेहा उसके सीने से लगी सुबक रही थी। ऋषभ थोड़ा परेशान हो गया और बोला, मैडम जी आप ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? आप यहाँ क्या कर रही है? नेहा उसकी बात सुनकर बोली, तुम कहाँ थे बोलो? ऋषभ, मैं तुमको कल से ढूंढ रही थी। कहाँ थे? नेहा उसके सीने से निकलकर उसको झकझोरते हुए बोली, तुम रात भर कहाँ थे? बोलो ना ऋषभ। इस वक्त नेहा बहुत घबराई हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। इस वक्त नेहा की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि उसको ऋषभ से कितना प्यार है। ऋषभ उसको इतना परेशान देखकर बोला, मैडम जी चलिए घर चलते हैं। नेहा उसकी बात सुनकर भी अनसुना करके उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, क्यों मुझे छोड़कर चले गए? बोलो, एक बार नहीं सोचा तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? ऋषभ एकटक उसको देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अभी कल ही तो नेहा उसे अपने पास आने से मना कर दिया था। हमेशा के लिए उसको दूर जाने के लिए बोल दिया था और अब जब वो उससे दूर जा रहा था तो नेहा क्यों आई है यहाँ? ऋषभ को नेहा को देखकर समझ नहीं आ रहा था। वो इन सब सोच में था कि तभी नेहा की रोने वाली आवाज़ फिर आई। रोते हुए नेहा बोली, बोलो ऋषभ, एक बार मेरा ख्याल नहीं आया? मेरे एक बार कहने से तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? बोलो, जवाब दो। ऋषभ उसकी पूरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन वो तुरंत छिपा भी लिया क्योंकि नेहा अगर देख लेती तो उसको बुरा लगता। वो नेहा का हाथ पकड़कर बोला, मैडम जी आप शांत हो जाओ और मेरे साथ चलो। ऋषभ एक हाथ में अपना सामान वाला बैग लिया और दूसरे हाथ में नेहा का हाथ पकड़कर कार तक ले आया। नेहा चुपचाप उसके साथ चल रही थी। कार में नेहा को बैठाकर ऋषभ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। नेहा अभी भी ऋषभ को ही देख रही थी। ऋषभ कार ड्राइव करके मेंशन पहुंचा। कार से उतरकर नेहा के साइड का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर आने को बोल जाने लगा, जबकि पहले तो वो नेहा को साथ में लेकर आया करता था। नेहा ऋषभ के पीछे ही अंदर आई। ऋषभ अपना सामान लेकर रूम में पहुंच गया। जब वो सामान वाला बैग ड्रॉवर में रखकर पलटा ही था कि नेहा तेजी से आई और उसके सीने से लग गई। ऋषभ भी अब खुद को रोक नहीं सका और नेहा को अपने सीने में भींच लिया। उसके तड़पते दिल को राहत मिल गई थी। कल से ऋषभ जब से नेहा को छोड़कर गया था उसका दिल बेचैन था। उसका दिल नेहा से दूर जाने को नहीं कह रहा था, लेकिन ऋषभ नेहा को उदास नहीं देख सकता था, इसीलिए वो उसकी खुशी के लिए अपने घर जा रहा था, जबकि उसका बिल्कुल मन नहीं था। वो अपने दिल को बहुत समझाकर तब इस घर से और नेहा से दूर जाने का फैसला किया था, जबकि उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। उसके कदम नहीं आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए यहाँ से जाना चाहता था क्योंकि उसका प्यार उसको नहीं समझ रहा था। खुद उसका प्यार ही उसे दूर जाने को बोल रहा था। इसीलिए उसके दिल को जो तकलीफ हो रही थी वो खुद की तकलीफ को किसी के सामने नहीं बयां कर सकता था। इसीलिए जब नेहा उसके सीने से लगकर अपना दुख दर्द बता रही थी तो ऋषभ को अपना तकलीफ याद आ गया। वो भी नेहा के सीने से लगा रोने लगा था। ऋषभ को रोता देख नेहा और जोरों से रोने लगी। नेहा रोते हुए बोली, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? ऋषभ, बोलो, जवाब दो। नेहा रोते हुए बार बार ऋषभ से सवाल कर रही थी। ऋषभ उसको देखते हुए अपने दोनों हाथों को उसके गालों पर रखकर प्यार से बोला, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ मैडम? बस आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं जा रहा था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मेरी वजह से। नेहा उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाई और उसके गले से फिर से लग गई। इधर रुचिका अपने रूम में अकेली लेटी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका पूरा ध्यान रोमा पर था। रुचिका चुपचाप बेड पर लेटकर एकटक सीलिंग को घूर रही थी। वहीं कुछ दूर पर खड़ा रोकी उसे देख रहा था और खुद से बोला, जान, बस कुछ दिन और फिर तुमको अपने पास लेकर आऊँगा। रोकी को पता नहीं था रुचिका किस लिए परेशान है, लेकिन वो रुचिका का दर्द महसूस कर रहा था।
उसको ऐसे उदास देखकर उसको भी तकलीफ होती थी। रोकी बहुत देर तक रुचिका को देखता रहा। जब रुचिका सोचते हुए सो गई तब रोकी वहाँ से बाहर चला गया। रोकी रुचिका से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा गिल्ट में था कि रुचिका के सामने भी जाने से डरता था। वो रुचिका को रोज़ दूर से देखता था, लेकिन वो कभी रुचिका के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। रुचिका तो जानती भी नहीं थी कि रोज़ रात को रोकी सिर्फ उसको देखने आता है। रोकी को रुचिका को देखकर थोड़ी तसल्ली मिल जाया करता था, लेकिन उसे अभी तक अफसोस था। रुचिका के ऊपर किए हुए जुल्म को वो माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा था। रोकी आज भी उसको देखने के बाद अपने घर लौट आया। घर पर ऋषभ और नेहा को देखकर वो खुश हो गया, क्योंकि नेहा अब खुश रहने लगी थी। भले ही दोनों ने अपने प्यार का इजहार अभी नहीं किया हो, लेकिन दोनों को अपने सामने देखकर तसल्ली थी। वहीं रोमा रूम में बैठी सोच रही थी और अपनी किस्मत पर रो रही थी। आज रात के बाद रोमा की लाइफ बद से बदतर होने वाली थी, क्योंकि जो आदमी उसे खरीदा था वो उसे कल लेने आ रहा था। रोमा को सब पता था, लेकिन अब वो रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। तभी रियांश उसके रूम में आया। रियांश को अपने रूम में देखकर रोमा डर गई। उसे फिर से रियांश से डर लगने लगा था, क्योंकि अब वो उसका प्यार रियांश नहीं, वो जीनियस का बेटा था। तभी वो कुछ कहती कि रियांश मुस्कुराते हुए उसके सामने आ गया। रोमा रियांश के घर पर थी। वो अपने बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। जो आदमी उसको खरीदा था वो उसे ले जाने को बेताब था। रियांश भी उसे जल्दी से भेजना चाहता था। रोमा रियांश को देखकर गुस्से में उसके पास पहुंचकर उसकी कॉलर पकड़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। रियांश को थप्पड़ पड़ते ही उसका फेस दूसरी साइड हो गया। वो गुस्से में रोमा को घूरने लगा। तभी रोमा की तेज आवाज़ आई, रियांश तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तुमने बेच दिया। क्यों रियांश, बोलो, जवाब दो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? रियांश, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी बातें सुनकर रियांश उसके बाल पकड़कर लगभग खींचते हुए बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम अच्छे से जानती हो। तो इस वक्त रोमा के बाल इतने ज़ोरों से खींच रहा था। रोमा को इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गया था। रोमा को तकलीफ में देखकर रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराकर उसको और दर्द दे रहा था। फिर रियांश उसको दर्द में देखकर खुश हो रहा था। रोमा उसे तेजी से धक्का देकर वहीं जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोलने लगी, रियांश, मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने तुम जैसे घटिया आदमी से कभी प्यार किया था। रोमा के मुंह से खुद के लिए घटिया सुनकर रियांश आग बबूला हो गया और रोमा को खींचकर थप्पड़ लगा दिया और उसे बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रोमा को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो रियांश को गुस्से में देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे गंदे इंसान, मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैं तुम्हारे पास आई। रियांश उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। रोमा की बात सुनकर उसे काट लिया और बोला, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? जैसे ये सब पहली बार नहीं हो रहा। तुम इससे पहले भी कई बार मेरे साथ इंटीमेट हो चुकी हो। रोमा उसकी बात सुनकर रियांश को खुद के ऊपर से धकेलते हुए बोली, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम जैसे दोगले इंसान से प्यार किया। रियांश को उसकी बात का बुरा लगा। वो रोमा को और ज़्यादा तकलीफ देने लगा। रोमा की आवाज़ रूम में गूंजने लगी, क्योंकि रियांश प्यार कम उसके शरीर को जैसे दरिंदों की तरह खा रहा था। रोमा रोते हुए जाने कब बेहोश हो गई। रियांश फिर भी उसे प्यार कर रहा था। अपनी हवस पूरी करने के बाद वो रोमा को उसी हाल में छोड़कर बाहर निकल गया। रोमा के शरीर पर इस वक्त कोई कपड़ा भी नहीं था। वो बेजान सी लेटी हुई थी। रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ता रोमा जिए या मरे, क्योंकि उसका अपना काम और पैसा ज़्यादा ज़रूरी था जो उसको मिल चुका था। वो कुछ फीमेल सर्वेंट से रोमा को अच्छे से तैयार करने को बोला, उसको दवा देने को बोल बाहर निकल गया। इधर हिमांशु अपने केबिन में बैठा था कि सियान का कॉल आया। हिमांशु उसकी कॉल लेकर बोला, बोलो, कुछ पता चला? तभी उधर से सियान बोला, बॉस, रोमा रियांश के घर पर है। वो क्यों है ये तो पता नहीं चला, लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि रियांश अपने डैड का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। बहुत सी लड़कियां गायब है, वो उनको बेच देगा। आप कुछ करो बॉस, नहीं तो वो बहुत लोगों की लाइफ खराब कर देगा।
उसकी पूरी बात सुनकर हिमांशु कॉल काट दिया और गुस्से में बोला, रियांश तुमको नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम्हारा बाप और अब तुम। बहुत जल्दी तुम्हारा सामना हिमांशु से होगा। वो अपने लैपटॉप में कुछ करने लगा, तभी उसके सामने एक तस्वीर आई जिसे देखकर वो वहीं गुम हो गया। इधर रुचिका आज ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो छुट्टी लेकर रेस्ट कर रही थी। कोयल और माहिर को ऑस्ट्रेलिया में आए 3 दिन हो गए थे, लेकिन माहिर किसी भी दिन कोयल को घुमाने नहीं ले गया। घुमाना तो दूर, अभी तक एक बार भी कोयल से अच्छे से बात भी नहीं किया। उसे यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि वो रियांश के बारे में पता करने गया था, इसीलिए वो अपने कामों में लगा रहता था, हमेशा घर से बाहर रहता था। कोयल घर पर रोज बोर हुआ करती थी। वो ऐसे ही माहिर के जाने के बाद रेस्ट कर रही थी। कोयल के दिमाग में कुछ खुरापात ने जन्म लिया। वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दी और खुद से बोलने लगी, माहिर अब आज देखती हूँ तुम मुझसे दूर कैसे रहोगे। तुम यहाँ मुझे लेकर आए हो तो हनीमून पर, लेकिन जब देखो तुम काम में ही लगे रहते हो, एक बार भी मेरे करीब तक नहीं आए। कोयल यही सब सोचकर खुश हो जा रही थी। माहिर रियांश के बारे में जितना पता लगाया था सब रॉकी को बता दिया। रॉकी उसकी पूरी बात सुनकर बोला, इसका मतलब ये है अभी रियांश मुंबई में ही अपना काम कर रहा है। तुम वहाँ के पड़े काम खत्म करके यहाँ आ जाना, तब तक मैं ऋषभ को बोलता हूँ। माहिर बोला, ठीक है भाई। फिर थोड़ा रुककर बोला, भाई भाभी का कुछ पता चला? रॉकी उसकी बात सुनकर बोला, हाँ वो ठीक है। माहिर रॉकी की बात सुनकर बोला, क्या भाभी आपको मिल गई है? फिर आप उनको मनाकर क्यों नहीं लाते? रॉकी बोला, तुम अपना काम करो, रुचिका को जब लाना होगा तब मैं लाऊंगा। माहिर उसकी गुस्से वाली आवाज़ सुनकर चुप हो गया। कॉल रखकर रॉकी भी कुछ सोचने लगा। इधर माहिर आज थोड़ा फ्री था तो कोयल को घुमाने का प्लान बनाकर घर जा रहा था, लेकिन कोयल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर रुचिका को देखकर ऐसे ही लगता था जैसे कि वो रॉकी को भूल चुकी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भी रॉकी को बहुत प्यार करती थी, फिर कैसे भूल सकती थी? वो हमेशा उसे मिस किया करती थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो गलत था, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रॉकी की लाइफ में फिर से जाने की। वो रॉकी से दूर थी मगर उसका दिल आज भी उसी के लिए धड़कता था। रुचिका का मन बहुत घबरा रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो, इसीलिए वो अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसका दिल कहता था कि एक बार रॉकी से पूछ ले क्या वो ठीक है, लेकिन दिमाग कहता था नहीं, उसने उसके साथ गलत किया, उसे कभी माफ़ नहीं करना। माहिर ऑस्ट्रेलिया में जल्दी अपना काम ख़त्म किया और वो कोयल के पास जाने लगा क्योंकि वो कई दिनों से उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। अभी माहिर रास्ते में ही था कि तभी कोयल का कॉल आया। वो जल्दी से उसका कॉल लेकर बोला, हाँ बोलो जान। कि तभी उधर से कोयल की दर्द भरी आवाज़ आई। माहिर उसकी आवाज़ सुनकर अपनी कार रोककर बोला, क्या हुआ जान, कुछ बोलो, क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ तुमको? कोयल रोते हुए बोली, माहिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माहिर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माहिर उसकी बात सुनकर बोला, कोयल तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ, प्लीज़ 2 मिनट रुको। कोयल कॉल रखकर मुस्कुराने लगी और बोली, माहिर तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, आज तुम मेरे लिए परेशान होंगे। वहीं माहिर अभी थोड़ी दूर पर था, लेकिन वो कोयल की आवाज़ सुनकर डर गया था। वो बहुत तेज़ी से अपनी कार चलाने लगा। वो जल्दी से कोयल के पास पहुंचना चाहता था। कुछ ही देर में वो ऑस्ट्रेलिया वाले वेला में पहुंच गया जहां कोयल थी। वो कार जल्दी से रोककर तेज़ी से घर में भागा। बाहर खड़े गार्ड और नौकर भी उसे इतना तेज़ी से भागता देखकर परेशान होकर उसके पीछे जाने लगे। माहिर रूम के सामने पहुंचकर अपने तेज़ धड़कते दिल पर हाथ रखा और थोड़ा अपनी सांसों को खींचा और एक झटके में दरवाज़ा खोल दिया। जब वो दरवाज़ा खोलकर कोयल को आवाज़ लगाकर अंदर गया तो वहाँ का माहौल देखकर दंग रह गया, क्योंकि वहाँ पूरा रूम रोमांटिक नाइट की तरह लग रहा था। बेड फूलों से सजा था और अगल बगल मोमबत्ती जल रही थी, जैसे सुहाग रात के लिए रूम सजाया गया हो। वो सब देखकर माहिर को कुछ समझ नहीं आया। वो तेज़ी से चिल्लाते हुए कोयल को आवाज़ देने लगा, कोयल कहाँ हो? तभी बाथरूम का डोर खुला और कोयल बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनकर बाहर आई। वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक लाली थी। वो आज बहुत खुश थी, लेकिन माहिर को ये सब देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और बेड पर जाकर बैठ गया। उसकी मुंडी नीचे थी और वो कुछ सोच रहा था। अभी कुछ देर पहले जो हुआ
वो उसके बारे में ही सोच रहा था। जब उसे अचानक कोयल की तकलीफ भरी आवाज़ सुनी तो वो डर गया था, लेकिन यहाँ ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तभी कोयल धीरे धीरे चलते हुए माहिर के पास आ गई। माहिर इस वक्त एकदम शांत बैठा था। कोयल उसके पास जाकर बैठ गई और उसके गले में अपना चेहरा ले जाकर अपने होठों से उसके गले में किस कर लिया। माहिर इस वक्त ज़्यादा गुस्से में था। वो कोयल को रोका, लेकिन आज कोयल रुकने वाली नहीं थी। वो माहिर की गोद में बैठ गई और उसके माथे को चूम लिया। माहिर अभी भी वैसे ही बैठा था। कोयल धीरे धीरे नीचे बढ़ रही थी और उसके फेस को चूम रही थी। वो एकदम से खड़ा हुआ और बेड से उतरकर जाने लगा। तभी कोयल दौड़कर आई और बोली, माहिर कहाँ जा रहे हो? माहिर उसे घूरकर देखा और बोला, कोयल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती। तुमको ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुमको मेरे प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या? कोयल उसकी बात सुनकर बोली, माहिर ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक मजाक कर रही थी। माहिर उसके मजाक सब से चिढ़ गया और उसको खुद के सामने से हटा दिया और बोला, तुम्हारे एक मजाक से मैं कितना घबरा गया था। तुम वो सब फील नहीं कर सकती। तुम्हारी तकलीफ भरी आवाज़ सुनकर मुझे कितना दर्द हुआ वो तुम महसूस नहीं कर सकती। कोयल ये तुमने ठीक नहीं किया। जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा तब तुमको एहसास होगा किसी की फीलिंग का मजाक बना देना कितना तकलीफदेह होता है। कोयल उसकी बात चुपचाप सुन रही थी। माहिर रूम से बाहर निकल गया और गुस्से में बाहर गार्डन में टहलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कोयल ऐसा कैसे कर सकती है। वो उसके साथ अपनी सेहत को लेकर मजाक कैसे कर सकती है। इधर कोयल बेड पर बैठकर रोने लगी। माहिर तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते। मैं तुमको खुश रखना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करना चाहती थी। माहिर तुम अब मेरे पहले वाले माहिर नहीं रहे। तुम सिर्फ रॉकी बॉस के नौकर हो, बस और कुछ नहीं। लेकिन आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने मजाक किया, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कोयल बेड पर लेट गई और रोते हुए खुद से शिकायत करते हुए जाने कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। रियांश के घर पर रोमा की नींद खुली तो देखा सुबह हो गई थी। तभी उसे कल की सभी बातें याद आ गई और वो खुद को देखने लगी। देखा तो वो एकदम खूबसूरत साड़ी पहनी थी। रोमा उठकर खुद को देखा तो वो तैयार थी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रोमा को कुछ याद नहीं आ रहा था क्योंकि कल उसकी हालत उठने की भी नहीं थी और आज वो इतना तैयार है। कौन किया ये सब? तभी कुछ मेड अंदर आई और बोली, चलो बाहर बॉस बुला रहे हैं। रोमा उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गई और बोली, जाओ कह दो अपने बॉस को मैं नहीं आऊँगी। मेड उसकी बात सुनकर बाहर चली गई। रोमा उठकर बाथरूम चली गई और खुद को आईने में देखकर रोने लगी और खुद से बोलने लगी, मैं क्या से क्या हो गई। रियांश का प्यार मुझे क्या बना दिया। आज मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी रियांश गुस्से में उसे आवाज़ दिया, रोमा अभी बाहर आओ। रोमा उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो डर ही गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली, रियांश मुझे वापस जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। रोमा बाथरूम से बाहर आई। रियांश उसे देखता ही रह गया। रोमा बाहर आकर बोली, रियांश तुम ऐसे नहीं थे, ये सब क्या कर रहे हो। रियांश अपने होश में आया क्योंकि रोमा को देखकर वो एक पल के लिए बह गया था। वो रोमा के चेहरे को देखकर बोला, रोमा मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही था। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन तुम मुझसे प्यार करते थे। रियांश बोला, मैं तुमको कभी प्यार नहीं किया, मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए था। रोमा उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा दिया। रियांश उसके थप्पड़ मारने से गुस्से से भर गया और अपना हाथ अपने गाल पर रखकर गुस्से से रोमा को देखकर बोला, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारी लाइफ नरक बना दूंगा। वो रोमा के साथ जबरदस्ती करने लगा। रोमा के साथ रियांश फिर से जबरदस्ती करने लगा। रोमा खुद को बचाना चाहती थी क्योंकि अब रियांश को ज़्यादा ही अपनी मनमानी करने लगा था और अब नहीं, रोमा उसको खुद के ऊपर से धकेल रही थी। रियांश को और गुस्सा आ रहा था कि एक लड़की होकर वो कैसे रियांश को धक्का दे सकती है, क्योंकि रियांश लड़कियों को कमज़ोर समझता था। उसे लगता था लड़कियां कमज़ोर होती है, वो बस लड़कों के इशारों पर नाच सकती है और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस बार रोमा ने हिम्मत दिखाई और उसे धकेल दिया और वहीं पास में बड़ा फ्लावर पॉट से उसका सर पर दे मारा, जिससे रियांश अपना सर पकड़कर बैठ गया। रोमा आज रियांश की सोच को गलत साबित कर दिया और सर पकड़े बैठे रियांश के करीब जाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ खींचकर लगाया और बोली, रियांश
लड़कियां कमज़ोर नहीं होते, समझी? मैं कमज़ोर पड़ गई क्योंकि अपने प्यार के हाथों मजबूर थी। मैं तुम्हारे पास खुद चलकर आई थी रियांस, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे प्यार की कद्र नहीं की। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हारे सामने से जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं मजबूर नहीं। वो रियांस को एक थप्पड़ लगाया और वहाँ से तेजी से बाहर जाने लगी। तेजी से रूम से बाहर निकल गई। इस वक्त रोमा बहुत तेज दौड़ रही थी। वहाँ खड़े सर्वेंट उसे देख रहे थे। शायद उसको इतने दिनों से तकलीफ में देखकर उनका भी मन पसीज गया था, जिससे वो भी उसे रोक नहीं सके। आज रोमा रियांस के घर से बाहर निकल गई, लेकिन क्या सच में निकल गई? नहीं, क्योंकि अभी वो गेट पर पहुंची थी कि तभी जो आदमी उसे खरीदने आया था वो आ गया उसे लेने। अब रोमा भाग नहीं सकती थी। उन लोगों को यहाँ देखकर रोमा थर-थर कांपने लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो अब कैसे बचेगी, क्योंकि वो लोग कई लोग थे, रोमा अकेली थी। रोमा इस वक्त अपने भगवान का नाम ले रही थी, क्योंकि इस वक्त कोई भगवान ही उसे बचा सकते थे। यहाँ किसी इंसान का आना मुमकिन नहीं था। बाहर ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी। रोमा भी बहुत मुश्किल से बाहर आ पाई थी, क्योंकि उसमें उसकी मदद वहाँ के नौकर और मेड किए थे। रोमा उन लोगों को कुछ कहती कि तभी पीछे से कोई उसके बाल तेजी से पकड़कर खींचने लगा। उसे दर्द हुआ। वो जब पीछे पलटकर देखी तो रियांस था, जिसकी आंखों में गुस्सा था और सर में चोट के निशान भी थे, जो अभी भी थे। रोमा का उसको देखकर गुस्सा आया। वो कुछ बोलती कि तभी रियांस उसे एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे रोमा जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। रियांस अब उस आदमी को इशारा किया। रोमा को देखकर वो आदमी तो रोमा को एक बार देखकर ही बेताब हुए जा रहा था। रियांस उसे बोला, ले जाने को इशारा किया। फिर क्या, वो आदमी मुस्कुराते हुए अपने गार्ड को इशारा किया। उसके गार्ड रोमा को उठाकर उसकी कार में रख दिए। वो आदमी रियांस को बोला और जाकर अपनी कार में पीछे बैठ गया, जहां रोमा लेटी थी। वो आदमी रोमा को ऊपर से नीचे देख रहा था ललचाई नजरों से। उसे रोमा को देखकर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि रोमा बहुत खूबसूरत थी। रियांस ऐसे ही किसी को जीएफ नहीं बनाता था। वो ऐसी लड़की को जीएफ बनाता था कि जब उसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो उसके काम आ सके। और वहीं आज रोमा उसे बहुत पैसों का फ़ायदा करा के जा रही थी। रियांस रोमा के जाने से थोड़ा भी नर्वस नहीं था। उसे तो सिर्फ अपना काम चाहिए था और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, बिल्कुल जीनियस की तरह। वहीं हिमांशु अपने कैबिन में बैठा था कि तभी सियान उसे कॉल करके बताता है कि रोमा को रियांस भेज दिया। हिमांशु उसकी बात सुनकर बोला, अभी अपने गार्ड भेजो और रोमा को रास्ते से ही ले आओ और सभी आदमी को ख़त्म कर देना, क्योंकि मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। रियांस को जब हर तरह से हार मिलेगा तब मुझे शांति मिलेगी। इतना बोलकर हिमांशु को रख दिया। सियान भी अपना काम करने लगा। वो कुछ अपने गार्ड लेकर निकल गया। इधर रॉकी को भी ऋषभ से पता चला कि रियांस किसी लड़की को बेच दिया है। फिर क्या, रॉकी भी अपने गार्ड को ऋषभ के साथ भेज दिया। रॉकी इस वक्त अपने कैबिन में बैठा था। उसे पता नहीं था कि वो लड़की रुचिका की दोस्त है, लेकिन वो उसको बचाना चाहता था। फिर वो किसी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। वैसे रियांस का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए उसको मारना इतना आसान नहीं था। उसको कोई ऐसे ही नहीं छू सकता था। रॉकी के आदमी निकल गए थे, साथ में ऋषभ भी था, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। कुछ ही देर में हिमांशु के आदमी और रॉकी के आदमी उस आदमी के करीब थे। जैसे ही उस आदमी जिसने रोमा को खरीदा था की कार जंगल से होते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी दोनों तरफ से अटैक हो जाता है। उसकी कार दोनों तरफ से घिर चुकी थी। रोमा भी होश में आ चुकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था क्या हो रहा था, तो वो बस अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब उसका क्या होगा। तभी दोनों तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो उस आदमी को देखकर बोले, क्या हुआ, ये कैसी आवाज़ है? तो वो आदमी बोला, लगता है हम पर कोई हमला कर दिया है, तुम कार से निकलना नहीं, हम देखकर आते हैं। रोमा उसकी बातों को सुनकर हाँ में अपना सर हिला दिया। रॉकी के आदमी और हिमांशु के आदमी दोनों उस आदमी के सभी गार्ड को कुछ ही पल में ख़त्म कर दिए। तभी रोमा की नज़र सियान पर पड़ी। वो खुशी से कार को खोलकर बाहर आ गई और खुशी से बोली, सियान मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? उसकी आवाज़ सुनकर सियान मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगा। तभी ऋषभ भी सबको मारते हुए रोमा के पास आ गया। ऋषभ उस आदमी को पकड़कर रोमा को इशारा किया कार में बैठने को। रोमा को समझ नहीं आया। वो ऋषभ के बताए हुए कार में चुपचाप बैठ गई। ऋषभ उस आदमी को जल्दी से ख़त्म करके उसकी कार में डाल दिया और अपने गार्ड को इशारा किया तो उसके गार्ड और सियान के गार्ड मिलकर
कार को धक्का देकर खाई में गिरा दिया। ऋषभ रोमा को लेकर चला गया। वहीं सियान बोला, रोमा थी यहाँ, कैबिन में हिमांशु बैठा था। तभी रुचिका बेचैनी से उसके कैबिन में आई और बॉस, वो रोमा का कुछ पता चला? हिमांशु एक बार उसके उदास चेहरे को देखा और बोला, हाँ। रुचिका खुशी से उछल पड़ी। क्या सच में? हिमांशु मुस्कुराकर बोला, हाँ, सियान को भेजा हूँ लाने को। रुचिका हिमांशु की बात सुनकर कि रोमा मिल गई है, वो खुशी से उछल पड़ी। उसको इतना खुश देखकर हिमांशु भी मुस्कुरा दिया। आखिर हो भी क्यों नहीं, रुचिका को प्यार जो करने लगा था। उसे रुचिका के करीब रहना बहुत अच्छा लगता था। रुचिका उसे बस एक अच्छा दोस्त और अपना बॉस मानती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो प्यार तो आज भी रॉकी को ही करती थी। आज भी उसका दिल सिर्फ रॉकी के लिए धड़कता था। वो भले ही किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर रॉकी के लिए दुआ करती थी। रुचिका को खुश देखकर हिमांशु भी खुश हो गया। तभी उसे एक कॉल आया, जिससे उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो रुचिका को उसके कैबिन में जाने को बोल वही कैबिन में अपनी चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। हिमांशु इस वक्त कुछ सोच रहा था। तभी सियान हिमांशु के पास आकर धीरे से उसका नाम लेकर बुलाया, बॉस। हिमांशु तुरंत अपनी आंखें खोलकर बोला, बोलो, कैसे हुआ ये सब? सियान बोला, बॉस, वो डेविल के आदमी रोमा को ले गए। हिमांशु डेविल का नाम सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, डोंट वरी, वो वहाँ सेफ है। सियान उसकी बात सुनकर थोड़ा राहत की सांस लिया। हिमांशु उसको देखकर बोला, डेविल से मेरा मीटिंग फिक्स करो अभी, उनसे मुझे मिलना होगा, बहुत ज़रूरी। सियान उसकी बात सुनकर बोला, ठीक है बॉस, और बाहर चला गया। यहाँ रोमा को ऋषभ घर पर ले आया। ऋषभ के साथ किसी लड़की को देखकर नेहा अनकंफर्टेबल हो गई। उसको जलन होने लगी थी। वो गुस्से से एक बार ऋषभ को तो फिर रोमा को घूरने लगी। ऋषभ रोमा को आराम से अंदर ले गया। इस वक्त रोमा बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और चोट की वजह से थोड़ा तकलीफ में थी, जिससे ऋषभ उसकी मदद कर रहा था। ऋषभ उसे अंदर लाकर उसकी हालत देखा, वो बहुत थकी सी लग रही थी। ऋषभ उसे गेस्ट रूम में भेज दिया और उसे कुछ कपड़े दिए जो रुचिका के थे। वही रोमा एक बार उस रूम को देखा अच्छे से, वो लग्जीरियस था। रूम का क्या, वो पूरा घर ही लग्जीरियस था। हर सामान अच्छे से सेट किया गया था। वो सब देखकर रोमा वहीं सोफे पर बैठ गई और वहीं बैठे बैठे सो गई। उसे पता ही नहीं चला। आज उसे इतने दिन बाद थोड़ा सुकून मिल रहा था। इतने दिन रियांश के घर में उसे घुटन सी हो रही थी, लेकिन आज वो उस घुटन सी जिंदगी से आज़ाद थी। आज रोमा बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो अपने घर जा सकती थी, रुचिका के पास। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इस वक्त रुचिका के घर में ही थी। रोमा जब सोफे पर लेटी, उसे बहुत सुकून मिला और वो वहीं सो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो कितने बरसों के बाद सोई हो। रोमा के सोने के बाद ऋषभ उसके रूम में आया सर्वेंट के साथ खाना लेकर, लेकिन उसे इतना सुकून से सोता देख वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर रूम बंद करके वापस अपने रूम में चला गया। कि तभी उसके दूर पर खड़ी नेहा उसको रोमा के रूम में जाता देख उसके पीछे ही आई थी। जब ऋषभ पलटा तो नेहा वहां से जाने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू था। ऋषभ को उसको इस तरह से देखकर अपने दिल से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो तुरंत नेहा के पीछे ही उसके रूम में आया। नेहा बेड पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके लेट गई। उसे ऋषभ को किसी और की फिक्र करता देख उसको तकलीफ हो रही थी। ऋषभ उसका प्यार था। तभी ऋषभ उसके रूम में आकर नेहा के पास जाकर उसके चेहरे को देखा, जो उसकी आंखें बंद थी, लेकिन आंसू बेहिसाब निकल रहे थे। ऋषभ उसको इस तरह से देख उसके दिल में बहुत दर्द हुआ। वो तुरंत नेहा के करीब बैठ गया और उसको खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। पहले तो नेहा उसकी बाहों से खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो ऋषभ को कसकर पकड़ ली और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। नेहा को इस वक्त इतना रोना आ रहा था कि उसकी हिचकी बढ़ गई। ऋषभ उसकी पीठ पर हल्के हाथों से थपकी देकर उसको शांत कर रहा था और बोला, नेहा, तुमको बुरा लग रहा है ना कि मैं उस लड़की की इतनी फिक्र कर रहा हूँ? तो सुनो, क्योंकि वो लड़की मेरी दोस्त है रोमा। वो और मैं अनाथालय में साथ रहते थे। उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं उसे पहचान गया। लेकिन जानती हो, इस वक्त वो मुसीबत में थी। उसकी बात सुनकर नेहा शांत होकर उसकी बात सुनने लगी तो ऋषभ प्यार से उसको एक बार देखा और चेहरे को अपने हाथों में भरकर बड़ी शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। इस एहसास से नेहा की आंखें बंद हो गई। ऋषभ उसको देखकर रोमा के बारे में सब बता दिया।
उसकी पूरी बात सुनकर कि रियांश जीनियस का बेटा रोमा के साथ ऐसा किया, उसको अपना अतीत याद आ गया। वो तुरंत अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। ऋषभ उसको देखकर तुरंत समझ गया और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, नेहा, रियांश भी जीनियस की तरह मारा जाएगा, तुम कुछ मत सोचो, अब वो किसी भी लड़की को बर्बाद नहीं कर पाएगा। नेहा उसकी बात सुनकर ऋषभ के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। ऋषभ, तुम मुझे छोड़कर तो कभी नहीं जाओगे ना? उसकी बात सुनकर ऋषभ तड़प गया और बोला, नहीं जान, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। इधर हिमांशु और रॉकी की मीटिंग आज रात में फिक्स हो गई थी सनराइज होटल में। रॉकी अपने ऑफिस से निकलकर सीधे वहीं पहुंचा। वहां हिमांशु और सियान उसका इंतजार कर रहे थे। एक रूम में रॉकी और हिमांशु की मीटिंग शुरू हुई। रॉकी हिमांशु को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हिमांशु, तुम यहाँ कब आए? हिमांशु बोला, रॉकी, तुम बिल्कुल नहीं बदले, ऑस्ट्रेलिया में भी तुम ऐसे ही रहते थे और यहाँ भी मिस्टर डेविल। उसकी बात सुनकर रॉकी मुस्कुरा दिया। ये रॉकी का कॉलेज फ्रेंड था, दोनों काफी क्लोज भी थे, लेकिन जब से रॉकी मुंबई आ गया तब से दोनों की बात नहीं हुई। लेकिन हिमांशु बहुत खुश था, दोनों ही मिलकर खुश थे। दोनों मिलकर रियांश के बारे में डिस्कस किया। फिर थोड़ी देर बाद अपने घर निकल गए। रॉकी भी अपने घर आ गया। उसे पता था रोमा उसके घर है, लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी, इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे अपने रूम में पहुंच गया। वो पहले बाथरूम में जाकर शावर लिया और फिर नॉर्मल कपड़े पहनकर बेड पर लेट गया। रुचिका को याद करके एक बार मुस्कुरा दिया और फिर धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। सुबह रुचिका की जब नींद खुली तो वो एक बार रोमा के रूम में जाकर देखी। उसे वहाँ ना पाकर वो हिमांशु को कॉल कर दी। हिमांशु उसका कॉल देखकर मुस्कुरा दिया और फिर कॉल उठाकर बोला। उधर से रुचिका उदास मन से रोमा के बारे में पूछा। हिमांशु मुस्कुराकर बोला, रोमा सेफ है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी, अभी उसे अच्छी जगह रखा गया है। उसकी बात सुनकर रुचिका थोड़ा राहत की सांस ली और उठकर फ्रेश होने चली गई। उसे खुशी थी कि रोमा अब सही सलामत है। रुचिका जल्दी से नहाकर अपने रूम में आई। वो कपड़े पहनने लगी, तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो तुरंत पूरे रूम में घूमकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे वहाँ रॉकी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन पूरे रूम में ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। वो अपना सर झटककर जल्दी से तैयार हो गई और कैब लेकर ऑफिस चली गई। उसके जाने के बाद ही रॉकी, जो उसे एक बार देखने आया था, वो उसके फ्लैट के बाहर ही खड़ा था। वो एक बार जाते हुए रुचिका को मुस्कुराकर देखा और खुद से बोला, जान, आखिर कब तक नाराज रहोगी? प्लीज़ आ जाओ ना, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। तभी उसका ध्यान आता है उसने रुचिका के साथ क्या किया, तो उसे फिर से खुद पर गुस्सा आने लगता है। तभी उसे माहिर का कॉल आता है कि वो आज रात तक पहुंच जाएगा। रॉकी उसका कॉल रखने के बाद ऑफिस निकल जाता है। अभी हिमांशु को पता नहीं था कि रुचिका रॉकी की वाइफ है, इसीलिए वो रुचिका को प्यार करने लगता है। वो बहुत खुश था क्योंकि आज शाम उसे एक पार्टी में जाना था, उसके बाद वो उसे प्रपोज करने वाला था। रुचिका ऑफिस पहुंच गई थी। वो अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही थी। हिमांशु, जो अपने कैबिन में बैठे हुए उसको ही देख रहा था, उसको देखकर कुछ देर पर मुस्कुरा दे रहा था, क्योंकि रुचिका थोड़ी थोड़ी देर पर अपने उड़ते बाल को अपने कान के पीछे कर रही थी, लेकिन बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान किए जा रहे थे। फिर रुचिका अपने बाल को देखकर सामने टेबल से पेन उठा लिया और उसका पेन निकालकर उसे बालों में लगा लिया। अब उसका बाल एक जगह इकट्ठा हो गए थे। ये देखकर रुचिका मुस्कुरा दी। तभी हिमांशु को कुछ याद आया और वो रुचिका को कॉल करके अपने कैबिन में आने को बोल कुछ फाइल देखने लगा। तभी रुचिका नॉक करके उसके कैबिन में आ जाती है। हिमांशु उसे चेयर पर बैठने को कहता है। रुचिका बैठ जाती है कि तभी वहाँ सैम आती है, जो हिमांशु के लिए काम करती थी। वो हिमांशु के शेड्यूल लेकर आती है। तभी उसकी नज़र रुचिका पर पड़ती है। सैम गुस्से से उसे देखती है, क्योंकि सैम हिमांशु से प्यार करती थी, लेकिन हिमांशु उसको एक बार देखता भी नहीं था। लेकिन रुचिका जब से आई थी, हिमांशु उसको कैबिन में बुलाने का बस बहाना ढूंढता रहता है। सैम को उससे चिढ़ होने लगी थी। वो एकटक हिमांशु को देख रही थी। तभी हिमांशु उसे गुस्से में बोला, मिस सैम, मैं आपको सैलरी काम करने की देता हूँ, मुझे देखने की नहीं। जो काम है करो और जाओ यहाँ से। सैम को बहुत बुरा लग रहा था। रुचिका के सामने हिमांशु उसे डांट रहा था, लेकिन रुचिका अपने फाइल में लगी थी। तभी हिमांशु एक बार रुचिका को देखा, फिर बोला, रुचिका,
तुम एक बार सैम के लाए हुए शेड्यूल देख लो और फिर मुझे बताओ। रुचिका उसे देखकर बोली, जी बॉस। वो सैम की तरफ देखी तो सैम गुस्से में उसके सामने फाइल पटक कर बाहर चली गई। रुचिका उसे इग्नोर करके काम करने लगी। हिमांशु उसे ध्यान से देखने लगा। वहीं सैम जब बाहर आई तो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से अपने कैबिन में चली गई और खुद से बोलने लगी, रुचिका तुमने आकर मुझसे बॉस को छीन लिया। मैं कितने सालों से मेहनत करके बॉस के इतना करीब आई थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। आज की पार्टी के बाद तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। फिर हल्की सी स्माइल करके वो अपने काम करने लगी। इधर रुचिका को कुछ पता नहीं रहता। वो ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं थी पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी कंपनी की तरफ से थी, इसीलिए उसे जाना ही था। वहीं हिमांशु की कंपनी में एक काम करने वाला आदमी रॉकी का था। वो हर पल की खबर रॉकी को देता था। वो भी किसी को पता नहीं था, सिर्फ हिमांशु जानता था, क्योंकि रॉकी उसके कंपनी की सेफ्टी के लिए उसे रखा था। वहीं वो उसे मैसेज करके बता देता है कि आज शाम पार्टी होने वाली है। रॉकी बोला, ठीक है, नजर रखना। रुचिका को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताना। वहीं रुचिका जल्दी से सब खत्म करके कैबिन से बाहर जाने लगी तो हिमांशु उसे रोक दिया और बोला, रुचिका अगर तुम फ्री हो तो शॉपिंग के लिए चलें। रुचिका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं बॉस, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं। हिमांशु उसकी बात सुनकर बोला, कोई नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मेरी मदद कर देना कपड़े पसंद करने में। रुचिका का मन तो नहीं था, लेकिन हिमांशु के फोर्स करने से वो उसके साथ चली गई। कुछ देर में दोनों शॉपिंग मॉल में पहुंच गए। रुचिका का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हिमांशु के लिए वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वहीं हिमांशु उसको बोला शर्ट पसंद करने को। रुचिका काउंटर में जाकर शर्ट देखने लगी, तभी अचानक उसकी नज़र लाइट पिंक कलर की शर्ट पर गई। वो उसे देखती रह गई। तभी वो उस शर्ट में रॉकी को इमेजिन करने लगी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। रुचिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी हिमांशु की भी नज़र उसी शर्ट पर गई। वो देखकर बोला, अच्छा तो मैडम को ये शर्ट पसंद आया, लेकिन बोलेगी नहीं। हिमांशु रुचिका को आवाज़ दिया तो वो अपने होश में आई। तभी उसे याद आया वो इस वक्त कहाँ है। वो उस शर्ट को देखकर कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप वहाँ से बाहर जाने लगी। हिमांशु के पूछने पर बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हिमांशु उसको ड्राइवर के साथ घर भेज दिया और खुद वहाँ आकर वो शर्ट ले लिया और मुस्कुराकर उसे पैक करने को बोला। वो बहुत खुश था कि आज वो रुचिका को प्रपोज करेगा। वो कपड़े लेकर अपने घर आ गया और रुचिका को मैसेज कर दिया कि कुछ देर में वो तैयार होकर बाहर आए, ड्राइवर उसे लेने आ जाएगा। रुचिका उसे ठीक बॉस बोलकर मैसेज कर दिया। अब रुचिका का मन तो नहीं था, लेकिन उसे जाना ही था। वो जल्दी से एक ड्रेस निकाली और तैयार होने लगी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।